हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट एक है हमारा, भूरिया समिति। देखिए यहाँ पे भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया था, यह सही दिया गया है। दूसरा है, पेशा अधिनियम की 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू है, यह भी सही है। और तीसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करना है, यह भी सही दिया गया है। पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है। तो इसमें से सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। साथ ही ध्यान देंगे कि जो पेशा अधिनियम है, इसके तहत ग्राम सभा को सबसे अधिक सशक्त बनाया गया है। इसमें कुछ शक्तियां दिया गया है इसको, जैसे मादक दवाओं की बिक्री या खपत को विनियमित करने का जो अधिकार होता है इसके पास होता है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर कंट्रोल होता है। भूमि अधिग्रहण जो होता है, इसमें पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार भी इसमें होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कथन एक दिया गया है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। देखिए, जो बर्फ का टुकड़ा होता है यह पेय पदार्थ को ठंडा कर देता है, जो कि सही है, यानी कथन एक हमारा सही है। कारण आ रहा है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है, यह भी सही दिया गया है। यानी ए तथा आर दोनों सही है और यह एक की सही व्याख्या भी करता है आर, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, जो गुप्त ऊष्मा की बात किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। यह जो होता है नियत ताप पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, इसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है गलन की गुप्त ऊष्मा और एक होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो चोल साम्राज्य का सबसे अधिक जो विस्तार हुआ था, यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, बंगाल के जो पाल शासक रहे थे महिपाल, इसको पराजित करके राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल का उपाधि धारण किया था और अपना नया राजधानी बनाया था गंगैकोंड चोलपुरम। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, यदि √3 tan a इज इक्वल टू 3 sin a है तो 2√3 cosec a इंटू tan a का वैल्यू बताना है। देखिए, जो √3 tan a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 tan a को चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा sin a डिवाइड बाई cos a इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 3 sin a। देखिए, sin a जो दिया गया है, यहाँ से sin a से sin a कट जाएगा, तो हमारा cos a का जो वैल्यू आएगा, cos a का वैल्यू आएगा हमारा √3 डिवाइड बाई 3। और cos a जो होता है, यानी cos जो होता है यह b बाई h होता है। तो यहाँ से हम लोग p को निकाल सकते हैं। जब हम लोग यहाँ से p निकालेंगे तो p होता है हमारा h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे h दिया गया हमारा, h जो है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, माइनस √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा, b का जो स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रूट अंडर में हो जाएगा तो यह आ जाएगा √6 आएगा। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि p का वैल्यू जो है हमारा 6 आ गया, तो p का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का √3 है और h का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2√3 cos a इंटू tan a। यहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। जो 2√3 है तो यह हो जाएगा 2√3 इंटू cos a दिया गया है। देखिए, cos a हो जाएगा हमारा 3/√6 हो जाएगा इंटू tan a p बाई b होता है, तो यहाँ p बाई b का वैल्यू हो जाएगा हमारा √6/√3। यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा 3 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू 6 आएगा। हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि आसियान के संदर्भ में, क्वेश्चन है पांचवा हमारा, आसियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला है, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। देखिए, आसियान का जो स्थापना किया गया था 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से ही किया गया था, यह सही दिया गया है। दूसरा है, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, यह भी सही है। और वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं, यह भी सही दिया गया है। पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सभी सही हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक दिया गया है, दक्कन पठार का निर्माण बेसाल चट्टान से हुआ है। देखिए, दक्कन पठार का जो निर्माण है यह बेसाल के चट्टान से हुआ है, यह सही दिया गया है। उसके बाद इसी का कारण है, दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ है।
देखिए दक्कन पठार से काली मिट्टी का विकास हुआ है, यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आगे ऑप्शन है हमारा कि ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं दक्कन के पठारी क्षेत्रों में, तो काली मिट्टी का विकास तो हुआ है और काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग आएगा? देखिए यहाँ पे फिगर 1 जो है, फिगर 1 और 2 दोनों से हम लोग देख सकते हैं कि नीला और नारंगी यह दो डाइस में कॉमन होने पर तीसरा रंग जो है दूसरे के विपरीत होता है। तो यहाँ पे पीला रंग जो है यह बैगनी के विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में सही क्रम को चुनना है। देखिए बात करते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का, तो इसमें सबसे टॉप पे हो जाएगा उड़ीसा, यानी सबसे टॉप पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे नंबर पे गोवा है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए थे? यह शासनकाल था लुई 16वां का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है, सही रूप से दर्शाता है। तो स्तंभ 1 में दिया गया है लिस्मेनिया। देखिए लिस्मेनिया जो होता है यह द्विविखंडन के द्वारा अलग होता है। ईस्ट जो होता है इसमें होता है मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें बहुखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। और जो हाइड्रा होता है इसमें होता है पुनर्जनन होता है। तो हमारा आंसर जो है यह 2 4 3 1 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 81 से विभाजित है? देखिए 81 जो होता है यह होता है 9 into 9, यानी जो संख्या 9 से विभाजित होगी वही संख्या 81 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 9 की विभाज्यता का नियम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। 9 का विभाज्यता का जो नियम होता है इसमें क्या होता है कि सभी संख्या का जो योग होता है वह 9 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह 9 से विभाज्य है, यानी यहाँ पे 5 + 2 + 6 + 5 यह जो हो जाएगा 7 + 6 13 + 18। देखिए 18/9 यह जो है 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय, और सूची 2 में संबंधित विषय दिया गया है। सबसे पहले है लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो जो है भारत में दास प्रथा का अंत किया था लॉर्ड एलनबरो, तो इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा। बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो का, तो जो सिंध विजय हुआ था, सिंध का विलय हुआ था 1843 में, यह लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था। भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में, यह भी हुआ था 1843 में। दास प्रथा का अंत जो है एलनबरो के काल में हुआ था। और देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना भी आया हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और विधि आयोग का गठन जो है इसी के काल में हुआ था। तो यहाँ पे विधि आयोग का जो गठन है यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। उसके बाद है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो जो है इसके काल में किया गया था सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन। तो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन जो है यह लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। और लॉर्ड मेयो के काल में कृषि विभाग का भी स्थापना हुआ था। इसको भी ध्यान देंगे कि जो लॉर्ड मेयो है इसी के काल में कृषि विभाग का स्थापना हुआ था। कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और भारत की पहली जनगणना भी लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी। नेक्स्ट है अगला है लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन जो है इसके काल में समस्त आयु विवाह अधिनियम लाया गया था। सॉरी सम्मत हो जाएगा, सम्मत आयु विवाह अधिनियम लाया गया था। तो हमारा मिलान जो है, हमारा मिलान हो जाएगा सबसे पहले 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985 से 87 में स्थापित किया गया था, और यह अब बर्फ में दब गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1983-84 में, ईयर यहाँ पे गलत दिया गया है, इसका स्थापना 1983 से 84 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अगला है, पहला वाला गलत है। दूसरा है हिमाद्री नॉर्वे के पास अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित, और यह जो है भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, जो कि सही दिया गया है। यानी हिमाद्री जो है
यह नॉर्वे के पास में आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र भी है। तीसरा है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है और समुद्री रसायन और नमक से संबंधित शोध करता है। देखिए तीसरा जो है यह गलत दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो है यह भावनगर में स्थित है। भावनगर गुजरात में स्थित है। यह जो है भावनगर में स्थित है, इसलिए तीसरा गलत है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से 1 और 3 सही नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 है हमारा कि अनुच्छेद 368 जो है 2 प्रकार से संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। तो पहला वाला जो है हमारा सही दिया गया है। ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 368 जो है यह 2 प्रकार से संविधान संशोधन की व्याख्या करता है, व्यवस्था करता है। दूसरा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाता है। यह भी सही दिया गया है। तीसरा है दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाता है। देखिए जो संविधान संशोधन विधेयक होता है इस पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। यानी पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 3 गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि ह्वेनसांग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला वाला गलत है। देखिए यहाँ पे ह्वेनसांग दिया गया है, लेकिन फाइयान जो है चीनी यात्री हो जाएगा जो कि पहली बार भारत आया था। यानी भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाइयान हो जाएगा, न कि ह्वेनसांग। और वह जो है आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा है सुलेमान अरबी लेखक था जो अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह सही दिया गया है, क्योंकि सुलेमान जो है यह अरबी यात्री था, लेखक भी था और 9वीं शताब्दी में 851 ईस्वी में, देखिए 851 ईस्वी में यह भारत आया था और यह आया था अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल में, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और एक थे मिहिर भोज, इनके शासनकाल के दौरान आया था। तीसरा है चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा 510 से 515 के बीच किया था। देखिए चीनी यात्री जो है संयुगन, इसने भारत की यात्रा 515 से 520 के बीच में किया था, इसीलिए तीसरा भी गलत है। आगे हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट है हमारा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में खनिज का नाम दिया गया है और सूची 2 में शीर्ष भंडारण वाले राज्य का नाम दिया गया है। सबसे पहले है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का भंडारण जो है सबसे अधिक हो जाएगा कर्नाटक के पास। सोना की बात करते हैं तो सोना का जो सबसे अधिक भंडारण हो जाएगा तो यह हो जाएगा बिहार में। ध्यान देंगे कि बिहार में सोना का सबसे अधिक भंडारण हो जाएगा। यहाँ पे भंडारण का बात किया गया है। बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है सबसे अधिक बॉक्साइट हो जाएगा उड़ीसा के पास, और उसके बाद ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट सबसे अधिक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के पास। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। देखिए पूछा गया कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। इसमें KCl जो है आयनिक यौगिक है, लेकिन HCl जो है आयनिक यौगिक नहीं है, और साथ में CCl4 यह भी जो है आयनिक यौगिक नहीं है, लेकिन NaCl जो है यह आयनिक यौगिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 जो है यानी HCl और CCl4 यह जो है दोनों आयनिक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं KCl का। देखिए जो KCl होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। यह एक धातु जो पोटेशियम है और साथ में एक अधातु है क्लोरीन, इससे बना हुआ है, इसलिए यह जो है आयनिक यौगिक हो जाएगा। HCl की बात करते हैं, जो HCl है यह हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, जो 2 अधातु, इसमें अधातु है, हाइड्रोजन है और साथ में इसमें क्लोरीन है। यह दोनों अधातु से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए यह जो है सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। और जो CCl4 है इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह जो होता है 2 अधातु से मिलकर बना है, कार्बन और क्लोरीन, यह 2 अधातु से मिलकर के बना है, इसलिए यह जो है एक यौगिक नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर जो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। तो 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है ईरान ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है।
देखिए सबसे पहले है 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। यह सही हो जाएगा कि थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन किया गया था। दूसरा है दादा भाई नौरोजी ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दिया था। यह गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम बताया था, लेकिन यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिया गया, इसलिए दूसरा गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सही है कि इसके तहत जो है प्राइवेट कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया था और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए अग्नाशय रस का जो काम होता है यह होता है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाव को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो अग्नाशयी रस होता है इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे कई एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। लाइपेज की बात करते हैं तो जो लाइपेज होता है एक एंजाइम होता है जो वसा यानी लिपिड को पचाता है और इससे मोनोग्लिसराइड और मुक्त वसा अम्लों को तोड़ता है। इसलिए अग्नाशयी रस का जो काम होता है ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन को पचाना और लाइपेज द्वारा पाचीकृत वसा को पचाना होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है विषम अक्षर समूह का चयन करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए में है RTMO। देखिए RTMO का बात करते हैं तो R से अगर हम लोग 5 कम करेंगे तो यह M हो जाएगा और T से अगर हम लोग 5 कम करेंगे तो यह O हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है OQ और JM। तो यहाँ पे O देखिए O जो है इससे अगर हम लोग 5 कम करेंगे तो यह J हो जाएगा। अगर की से हम लोग Q से 4 कम करेंगे, अगर 4 कम करेंगे तो यह M हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया है कि W और Y है और R और U है। अगर हम लोग W से 5 कम करेंगे तो यह R हो जाएगा और Y से अगर हम लोग 4 कम करेंगे तो यह U हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी में है U और W और साथ में P और S है। U से अगर हम लोग चार अक्षर पीछे आ जाएंगे तो यह जो है 5 अक्षर तो यह P हो जाएगा, लेकिन अगर 4 कम आएंगे तो यह S हो जाएगा। W से अगर 4 कम आएंगे तो यह S हो जाएगा। यहाँ पे अलग जो है ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 5-5 कम किया गया है, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 कम किया गया है तीनों में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले शेयर बाजार का नाम है, उसके बाद में संबंधित देश का नाम दिया गया है। सबसे पहला है हमारा डोव जोन्स। तो डोव जोन्स जो है यह न्यूयॉर्क का शेयर मार्केट है, यह सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है हैंग सेंग। हैंग सेंग जो है यह हांगकांग का हो जाएगा, यह भी सही है। तीसरा है फ्रैंकफर्ट। देखिए यहाँ पे फ्रैंकफर्ट जो है यह जर्मनी का है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया दिया गया है। यह जो है जर्मनी का शेयर मार्केट का नाम है फ्रैंकफर्ट, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वार्सा जो है वार्सा यह पोलैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। एक नंबर दिया गया है कि सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिमाण नहीं होता है। देखिए सदिश राशि जो होती है इसमें दिशा होती है और परिमाण दोनों होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि परिमाण जो होता है नहीं होता है, इसलिए पहला वाला हमारा गलत है। दूसरा है अदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होती है। देखिए अदिश राशि में सिर्फ एक ही होता है, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा है विद्युत क्षेत्र अदिश राशि है जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है, यह सही दिया गया है। यानी स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा केवल 3 हमारा सत्य है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है तारीख उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो तारीख उल हिंद पुस्तक के रचयिता जो है यह हो जाएंगे अल बरूनी, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए तारीख उल हिंद जो है इस पुस्तक का रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया था और वह जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में भारत आया था। वह अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था और यह पुस्तक जो है किताबुल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही को चूज करना है। देखिए, ऑक्सीकरण जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? पहला है कि संसद भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, यह सही दिया गया है। दूसरा है संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, यह भी सही दिया गया है। तीसरा है संसद द्वारा बनाए गए नवनिर्मित राज्य संबंधित कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, यह भी सही दिया गया है। चौथा है संसद किसी नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी को भी शामिल कर सकती है, यह जो है गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है 2, इसके तहत संसद को शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। और अनुच्छेद जो 2 है, इसके तहत संसद नए राज्यों के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं कर सकती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? तो गांव एक लघु गणराज्य है, यह कहा था मेटकॉफ ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, 1830 के दशक में भारतीय गांव अपने मामलों में आत्मनिर्भर और स्थिर थे। भले ही शासक चेंज होते रहते थे और महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा के माध्यम से आत्मनिर्भर गांवों का वकालत भी किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निश्चित कूट में यहाँ पे दिया गया है VR जो है VR 27 और नीचे है UYU यह 32 है, इससे संबंधित है। और MI जो है 09 और PL जो है यह 14 से संबंधित है। तो GC 13 किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है VR, उसके बाद 27। देखिए, VR जो है यानी V से अगर हम लोग 3 आगे जाएंगे, V के बाद WXY 3 आगे जाएंगे तो Y आएगा। वैसे ही R से अगर हम लोग 3 आगे जाएंगे तो यहाँ पे U आएगा। वैसे ही यहाँ पे जो 27 है, इससे अगर हम लोग 5 आगे जाएंगे तो यह 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं सभी में यहाँ पे M और P दिया गया है, तो M से अगर 3 आगे जाएंगे तो यह P हो जाएगा, और I से अगर 3 आगे जाएंगे तो यह L हो जाएगा, और 9 से अगर हम लोग 5 आगे जाएंगे तो यह 14 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूछा गया है कि G और C जो है और 13 से कैसे संबंधित है। देखिए, G से अगर हम लोग 3 आगे जाते हैं तो G से 3 आगे जाएंगे तो J आएगा, और C से 3 आगे जाएंगे तो हमारा F आ जाएगा, और 13 से 5 आगे जाएंगे तो यह जो है 18 आ जाएगा। तो JF 18 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में जो रैम होता है, इसका मुख्य काम होता है अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले स्टेटमेंट एक हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। देखिए, जो पहला वाला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका सभापतित्व जो है यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, यह सही दिया गया है। दूसरा है दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में हुआ था। देखिए, जो दिल्ली वार्ता है यह मार्च 1931 में हुआ था, यहाँ पे यह हो जाएगा मार्च 1931 में। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसी को दिल्ली वार्ता के नाम से जानते हैं। तीसरा दिया गया है कि पूना पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सप्रू ने हस्ताक्षर किया था। यह गलत दिया गया है, क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ था, इस पर गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था, न कि तेज बहादुर सप्रू ने, इसलिए तीसरा वाला भी गलत है। पूछा गया है कौन सा असत्य कथन है, इसमें से 2 और 3 जो है असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है।
यानी जनता एवं शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है और स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय में यह व्यवस्था दिखाई देती है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, आजकल अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र का व्यवस्था दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। 5 ठोस घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया गया यहाँ पे घन मीटर में दिया गया है। एक साथ जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल cm स्क्वायर में क्या है? देखिए, जो घन का आयतन जो होता है यह होता है भुजा क्यूब होता है, पावर भुजा क्यूब होता है। और जो घन का भुजा निकालना हो यह होता है रूट अंडर आयतन यानी रूट अंडर वॉल्यूम होता है। तो इसको हम लोग रूट अंडर नहीं होता है, यह पावर 3 होता है। यहाँ पे रूट अंडर यानी 1/3 होता है, पावर जो होता है यह 3 होता है। तो इसको हम लोग करेंगे 10 यहाँ पे, उसके बाद 9 4 1048, इसको हम लोग क्यूब में रूट अंडर क्यूब में इसको तोड़ेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो हमारा जो ए आएगा, भुजा आएगा, यह आ जाएगा 222 आ जाएगा। और जो घनाभ का जो लंबाई हो जाएगा, तो घनाभ का लंबाई देखेंगे तो हो जाएगा 5 × 222 हो जाएगा, यानी 1110 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 222 हो जाएगा और इसका ऊंचाई जो है यह भी 222 हो जाएगा। यहाँ से घनाभ का अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2 × L + B × H हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यह आ जाएगा 59,1408। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विशाल पर्वतों के बीच में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? तो सबसे छोटा होने का खिताब रखता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यह द्वीप समूह की समुद्री जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अंडमान सागर में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर का यह समुद्री क्षेत्र है। वही बात करते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का। तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है यह लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह उद्यान जो है यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं महात्मा गांधी समुद्री उद्यान का। तो महात्मा गांधी समुद्री उद्यान जो है यह भी अंडमान में स्थित है, लेकिन साउथ बटन आइलैंड से बड़ा है और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है। और एक है फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेषण में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा ऑगबर्न और नीमकॉफ ने दिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, यानी गलत दिया गया है। पहला है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, यह सही है। दूसरा है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह भी सही है। और मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, यह भी सही है। चौथा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है तथा मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। देखिए, रोलिंग घर्षण जो होता है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है, न कि अधिक होता है, तथा मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है सबसे पहले राजवंश है, उसके बाद में संबंधित शासक का नाम दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश जो है इसके संबंधित शासक हो जाएंगे महेंद्रादित्य। पाल वंश के महिपाल प्रथम हो जाएंगे। उसके बाद है चौहान वंश के यशोवर्मन। देखिए, यशोवर्मन जो है यह चौहान वंश का शासक नहीं है। यशोवर्मन जो है यह चंदेल वंश के शासक हैं। ध्यान देंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे जो यशोवर्मन है तो यशोवर्मन हो जाएंगे चंदेल के, ये चौहान नहीं, ये हो जाएंगे चंदेल के। चंदेल वंश के शासक हो जाएंगे यशोवर्मन, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और सेन वंश के शासक हो जाएंगे लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कल्पना और सुधा ने एक ही परीक्षा में क्रमशः 621 और 522 अंक प्राप्त किए हैं। यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो 621 दिया गया है, तो 621 का मतलब हमारा हो जाएगा 69%। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 522 जो है यह हो जाएगा 69 ×
522 डिवाइड बाई 621। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा हमारा 58%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत है। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना है, उसके बाद में नदी का नाम है। सबसे पहले पोचमपाद परियोजना, जो पोचमपाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। देखिए पोचमपाद परियोजना जो है यह गोदावरी पर स्थित है, यह सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है बाणसागर परियोजना, तो बाणसागर जो है सोन नदी पर स्थित है, यह भी सही है। तुलबुल परियोजना, यह झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद है श्रीशैलम परियोजना, तो श्रीशैलम परियोजना जो है यह कृष्णा पर है, लेकिन यहाँ पे तुंगभद्रा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है, तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या हो जाएगा। देखिए, तो उस ग्रह पर उसका जो वजन हो जाएगा यह 3 गुना हो जाएगा, यानी 180 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा तो यह 180 न्यूटन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है। तो मांग के नियम के अनुसार मांग को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा विपरीत। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का निम्न में से कौन सा सटीक अर्थ है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 होता है, 32 होता है और साथ में अनुच्छेद 226, ये जो है इससे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति निगमित होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, सही को चूज करना है। पहला है, कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह सही दिया गया है। ध्यान देंगे कि कर्नाट वंश का शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है, यानी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा बख्तियार खिलजी, यह सही दिया गया है। और तीसरा है, इल्तुतमिश द्वारा मलिक जानी को बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, यह भी सही है। चौथा है, तिब्बती यात्री धर्मस्वामी जो है इसका बिहार आगमन पाल वंश के समय में हुआ था। देखिए तिब्बती यात्री जो है धर्मस्वामी, इसका बिहार आगमन जो है यह हुआ था 1234 में कर्नाट वंशी शासक राम सिंह के शासनकाल में। यह राम सिंह के शासनकाल में बिहार में आया हुआ था। यहाँ पे पाल वंश दिया गया है, इसलिए चौथा गलत है। यानी पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वही बात करते हैं, कर्नाट वंश के एक थे नान्यदेव, तो जो नान्यदेव हैं यह कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण किए थे और नान्यदेव के ही पुत्र थे गंगदेव, एक योग्य शासक रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग दिया गया है कि शहर जे जो है यह शहर एम के पश्चिम में है। देखिए शहर जे जो है, शहर जे बनाएंगे अगर हम लोग, तो शहर जे जो है ये एम के पश्चिम में है, एम के पश्चिम में है। फिर बोला गया है कि शहर एम के दक्षिण में है। शहर एन जो है शहर एम के दक्षिण में, यहाँ पे एन जो है एम के दक्षिण में हो गया। फिर उसके बाद बोला गया शहर के जो है शहर एन के पश्चिम में है। शहर के जो है शहर के यह जो है एन के पश्चिम में है, शहर के एन के पश्चिम में हो गया। उसके बाद है कि शहर एन के दक्षिण में है, तो एल का बात किया गया है, तो शहर एल जो है एन के दक्षिण में है, यह नीचे आ जाएगा, एन के नीचे एल आ जाएगा, एन के नीचे एल आ जाएगा। उसके बाद है कि शहर के सापेक्ष शहर एल की स्थिति क्या है, तो शहर के सापेक्ष जो है शहर एल का स्थिति बताना है। तो के सापेक्ष जो है एल का स्थिति, देखिए के सापेक्ष हम लोग एल का स्थिति देखेंगे, यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है ऊपर में नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, नीचे में साउथ होता है और राइट साइड में होता है ईस्ट, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो हमारा आंसर जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, यानी स्टिग्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले है
1857 के विद्रोह का केंद्र, उसके बाद में ब्रिटिश दमनकर्ता का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है लखनऊ। लखनऊ से हो जाएंगे, यहाँ पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। लखनऊ से कैंपवेल थे। इलाहाबाद से ब्रिगेडियर कर्नल नील थे। बरेली से हेनरी लॉरेंस। देखिए बरेली से हेनरी लॉरेंस जो है यह गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह को दबाया गया था कैंपवेल के द्वारा। इलाहाबाद में कर्नल नील ने दबाया था और दिल्ली में हडसन ने दबाया था, लेकिन बरेली में हेनरी लॉरेंस शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बात करते हैं बरेली का, तो बरेली में रहे थे कैंपवेल। बरेली में कैंपवेल रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B समानुपाती B अनुपात C, यहाँ पे C इक्वल टू 4A है और B इक्वल टू 18 है, तो यहाँ से C का धनात्मक मान ज्ञात करना है, C का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए अगर A अनुपात B जो है ये हो जाएगा A बटा B इक्वल टू हो जाएगा B बटा C। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि B स्क्वायर जो है यह हो जाएगा AC। यहाँ से B का वैल्यू पुट करेंगे तो B का वैल्यू जो है 18 है, यह हो जाएगा 18 इंटू 18 इज इक्वल टू AC। A का वैल्यू तो A हो जाएगा, लेकिन C की जगह पे हम लोग रख देंगे 4A। यहाँ से जो 4 है, यहाँ 4 से 4 को कर देंगे 2 इंटू 2, तो यह जो है 9 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर। यहाँ से A का जो वैल्यू आ जाएगा यह आ जाएगा 9, यहाँ से A का वैल्यू 9 आ गया, तो C इक्वल टू 4A है। देखिए C इक्वल टू 4A है, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 9, यानी यह जो है 36 हो जाएगा, यानी C का वैल्यू 36 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम क्या है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं पीएम सूर्य योजना का, इसका शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी। इसका शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी को शुरू किया गया था 2024 में। और इस योजना के तहत जो है 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल लगाने और हर महीने 300 यूनिट तक के निःशुल्क बिजली देना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं? तो हो जाएगा मनाली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इग्लू जो होता है यह अस्थायी सर्दियों में घर होते हैं, और कुछ शिकारी जब वे लंबी दूरी तक जाते हैं तो इग्लू नामक पारंपरिक बर्फ आश्रयों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, सुमेलित करना है, सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। सूची 1 में सबसे पहले है भूकंप। देखिए जो भूकंप होता है यह सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। उसके बाद है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर से, और प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। इसलिए हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित जो हो जाएगा आर्टिकल, यह हो जाएगा अनुच्छेद 43 का क्लॉज ख। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 43 का जो ख है, इसको भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखेंगे कि 97वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है इसको 2011 में शामिल किया गया, इसको 2011 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, महेश एक बैंक से 3100 रुपए निकालता है, उसे 50 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग के कुल 34 नोट मिलते हैं। उससे मिले 50 रुपए के नोटों की संख्या बताना है कि उसे कितने 50 रुपए के नोट प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि 50 रुपए के जो नोट है उसका संख्या x हो जाएगा। 50 रुपए का जो नोट है उसका संख्या, उसको अगर हम लोग x मानते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x इंटू 50 प्लस 34। कुल नोट 34 है, तो 34 माइनस x हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3100 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 50x प्लस यह हो जाएगा 3400 माइनस 100x इज इक्वल टू 3100 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 300। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6, यानी 50 रुपए के नोट है उसका संख्या 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा के संबंध में असत्य कथन को चुने। काली मृदा के संबंध में गलत को चूज करना है। पहला है, इसे रेगूर मृदा कहा जाता है, यह सही है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, और यह मुख्यतः दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, यह भी सही है। उसके बाद तीसरा है, इसे जो है नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। देखिए यह जो है गलत है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है इसमें
नमी धारण करने की जो क्षमता होती है यह ज्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो किराता अर्जुनियम के लेखक जो है भारवी यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है सिंह विष्णु को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो पहला वाला जो है यह सही दिया गया है। दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान होता है, यह भी सही है। तीसरा है राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय उधार एवं अन्य देयताएं को छोड़ करके। देखिए जो राजकोषीय घाटा होता है यह कुल व्यय होता है, राजस्व प्लस पूंजीगत उसमें शामिल होते हैं। इसमें माइनस घटाते हैं, उधार छोड़ करके कुल प्राप्तियों को राजस्व और पूंजीगत दोनों को घटाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि यहाँ प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है हमारा सबसे पहले दिया गया 384 है, उसके बाद में 673 है, 543 है, 236 है और 741 है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूरी तरह से विभाज्य होता है? देखिए पहले पूछा गया कि इसमें प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पहला अंक जो है इसमें 2 जोड़ेंगे तो यह 5 हो जाएगा। दूसरे अंक में अगर 2 जोड़ेंगे तो यह 8 हो जाएगा। तीसरे अंक में 2 जोड़ेंगे तो यह 7 हो जाएगा। चौथे में 2 जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा और यहाँ पे अगले में फिर 2 जोड़ेंगे तो यह 9 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूरी तरह से विभाज्य है? तो पहला अंक जो है दूसरे अंक से यानी 8 से यह विभाज्य है तो नहीं है, ठीक है। 7 से यह विभाज्य है तो नहीं है। 4 से विभाज्य है 7, यह भी नहीं है। 3 से विभाज्य है, देखिए 3 से विभाज्य है यहाँ पे 4, यह भी नहीं है। और 4 से विभाज्य 9, यह भी नहीं है। यानी कोई भी जो है इसमें विभाज्य नहीं है, यानी एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो पहली संख्या पूरी तरह से दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए यहाँ पे। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 0, यानी कोई भी संख्या नहीं है। नेक्स्ट है अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? यह जो होता है आदर्श गैसों के लिए सही प्रकार से लागू होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। देखिए सूची 1 और 2 दिया गया है। सूची 1 में उपनाम है और सूची 2 में खिलाड़ी दिया गया है। देखिए सबसे पहले है द सिक्किमी स्नाइपर। द सिक्किमी स्नाइपर जो है यह कहा जाता है बाईचुंग भूटिया को, इसका मिलान 3 हो जाएगा। ब्लैक पर्ल बोलते हैं पेले को। उसके बाद है सुपर कैट बोलते हैं क्लाइव लॉयड को बोलते हैं हम लोग सुपर कैट। और 360 डिग्री बोलते हैं एवे डिविलियर्स को बोलते हैं 360 डिग्री। यानी हमारा आंसर जो है 3 4 2 1। देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। बाकी और भी उपनाम याद रखेंगे, जैसे हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग फिश हैं माइकल फेल्प्स, फ्लाइंग सिख है मिल्खा सिंह, लिटिल मास्टर है सुनील गावस्कर। उसके बाद एक होते हैं जंबो बोलते हैं अनिल कुंबले को। टारपीडो बोलते हैं यान थोरपे को। उसके बाद एक बोलते हैं पॉकेट डायनेमो, लिएंडर पेस जो है इनको बोलते हैं पॉकेट डायनेमो। और एक है द आयरन लेडी, कर्णम मल्लेश्वरी को बोलते हैं द आयरन लेडी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही का चुनाव करना है। देखिए समर्थित सूची पर विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को है। जो समर्थित सूची होती है इस पर विधि बनाने की शक्ति जो है संसद और अन्य राज्यों की विधायिकाओं दोनों के पास होता है, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा है अवशिष्ट सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका को है। देखिए जो अवशिष्ट शक्ति होती है सूची होती है अवशिष्ट सूची, इस पर विधि बनाने का जो अधिकार होता है यह राज्य सरकार के पास नहीं होता है, यह जो होता है संघ सरकार के पास होता है, इसलिए दूसरा वाला भी गलत दिया गया है। वही बात करते हैं तीसरा का कि संसद को राज्य सूची पर विधान बनाने की शक्ति होती है। संसद को राज्य सूची पर विधान बनाने की शक्ति होती है, यह भी गलत दिया गया है। और चौथा है समर्थित सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका दोनों को होती है, यह सही दिया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो जो फ्यूज तार होता है इसमें मुख्य रूप से अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, यदि a प्लस बी जो है 24 है, a माइनस बी का स्क्वायर 268 है, तो a और b के गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, यानी a इंटू बी के बारे में पूछा गया है कि a इंटू बी क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी जो है यहाँ पे 24 है और a माइनस बी का स्क्वायर जो है 268 है। यहाँ पे हमको निकालना है ए बी क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है यह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। a प्लस बी जो होल स्क्वायर है इसका मान रख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर। यहाँ से यह जो है माइनस में आ जाएगा तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 268, तो माइनस 268 हो जाएगा इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ से हम लोग a भी निकाल सकते हैं, तो जो हमारा a भी आ जाएगा यह आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 जो है 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 माइनस 268 इज इक्वल टू ये क्या है 4ab है। यहाँ से a भी निकालेंगे तो यह डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 आके नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 308 बटा 4, तो 308 बटा 4 मतलब हो जाएगा 77। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा 77। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 77, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में नहीं है। पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्थापत्य कला जो है मौर्यकालीन यह बिहार में स्थित नहीं है, तो शहबाजगढ़ी जो है यह बिहार में स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी जगह दिया गया है लौरिया नंदनगढ़, तो लौरिया नंदनगढ़ जो है यह पश्चिम चंपारण में स्थित है, लौरिया अरेराज यह पूर्वी चंपारण में स्थित है, और बरसात जो है यह भी बिहार में स्थित है, लेकिन शहबाजगढ़ी जो है यह बिहार में नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है। देखिए जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है उसे हम लोग बोलते हैं चालक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसमें दिखाई देता है बामियान में गंधार शैली का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ध्यान देंगे कि जो बामियान है, बामियान बुद्ध मूर्तियां 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी और यह मूर्तियां बलुआ पत्थर को तराश करके बनाई गई है और 2001 में तालिबान द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, इसमें डीई पैरेलल है एसी के, जहां पे डी और ई जो है क्रमशः भुजाओं एबी और बीसी पर स्थित है। यदि बीडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और एडी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज जो है बीडी का क्षेत्रफल समलंब त्रिभुज एडीईसी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। देखिए हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो जो ट्रायंगल हो गया हमारा, इस ट्रायंगल का नाम है हमारा एबीसी। देखिए हो जाएगा ए बी और सी। यहाँ पे बीच में जो है AC के पैरेलल जो है D बनाया गया है, AC के पैरेलल में D बना दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि D और E जो है क्रमशः भुजाओं AB और BC पर स्थित है, तो AB और BC पर स्थित हो गया। यदि BD बराबर 12, देखिए BD बराबर जो है 12 दिया गया है, उसके बाद में AD बराबर 11, AD बराबर 11 दिया गया है। उसके बाद में है तो ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज AD के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। देखिए जो BDE का क्षेत्रफल होता है यह हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा। और समलंब चतुर्भुज जो है DEAC, देखिए DEAC इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे यह हो जाएगा त्रिभुज ABC जो है ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसमें से हम लोग घटा देंगे ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें DEAC का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यह हो जाएगा 23 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। यदि हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 529 में से हम लोग घटा सकते हैं 12 का स्क्वायर 144, तो हमारा आ जाएगा 385, यानी जो रेशियो हो जाएगा हमारा, एरिया जो हो जाएगा एंगल DEAC का 385 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, तो इसका सबसे पहले था हमारा 144 हो जाएगा पहले वाले का, यानी पहले वाला का जो एरिया निकाला गया है ट्रायंगल BDE जो निकाला गया है BDE, इसका जो एरिया निकाला गया है 144 है। रेशियो यहाँ पे निकाला गया है DEAC, तो DEAC का हमारा जो एरिया आया है यह 385 आया है, यानी हमारा आंसर जो है 144 रेशियो 385 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल की जो टीम होती है इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
देखिए कुछ जो खेल हैं उसके याद रखेंगे कि कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, खो-खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, स्नूकर में 1 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, आर्कियोप्टेरिक्स है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटियोलॉजी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शाही नौसेना के विद्रोहियों द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह चुना गया था एम एस खान को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का जो शुरुआत है यह हुआ था 18 फरवरी को। 18 फरवरी 1946 को इसका शुरुआत हुआ था मुंबई में। नौसैनिक जहाज, इसका नाम था HMIS तलवार पर। HMIS तलवार के 1160 नाविकों के द्वारा इसके विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। देखिए पहला वाला है, सबसे पहले प्रमुख अनुच्छेद है, उसके बाद में प्रावधान दिया गया है। पहले है अनुच्छेद 120। देखिए अनुच्छेद 120 जो है यह हो जाएगा संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है यह अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 210, इसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 348 जो है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चर्चा जो है अनुच्छेद 348 में है। और अनुच्छेद 350 का जो क्लॉज का है, अनुच्छेद 350 का क्लॉज का जो है इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी का नाम दिया गया, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए धातु जो होते हैं यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह सही दिया गया है। उसके बाद दूसरा है सबसे भारी धातु लिथियम है। देखिए लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है और सबसे जो भारी धातु होता है यह होता है ओस्मियम, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम होगा, न कि मैग्नीशियम। यह कैल्शियम होता है, इसलिए तीसरा भी गलत है। चौथा है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा है, यह सही दिया गया है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा हो जाएगा। अगर अधातु बोलेगा तो यह ब्रोमीन हो जाएगा, यानी द्रव अवस्था में अधातु है ब्रोमीन जो कि लिक्विड में होता है, इसलिए चौथा सही है। पूछा गया है उपरोक्त दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से 2 और 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले है यही होता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। इसको भी ध्यान देंगे कि 1964 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इसको सरल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारा -62x + 90 आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम जो होते हैं दोनों में विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करते हैं और इन दोनों में मुख्य अंतर नियंत्रण का होता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है और यह न्यूट्रॉन अवशोषित करने वाली नियंत्रक छड़ों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो अभिक्रिया की दर को धीमी कर देती है। और साथ ही याद रखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हो जाएंगे एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था 2004 में।
ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना का शुरुआत किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है उसको चूज करना है। तो तृतीय क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा हमारा बैंकिंग यानी सेवा क्षेत्र जो है, उसके बाद शिक्षा जो है यह भी तृतीय क्षेत्र में शामिल है। स्वास्थ्य जो है यह भी तृतीय क्षेत्र में शामिल है और संचार जो है यह भी तृतीय क्षेत्र में शामिल है। यानी इनमें से सभी जो है यह तृतीय क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया है 1, 2, 3, 4 सभी जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट है हरी घास पत्तियां आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हरी घास जो होती है और पत्तियां इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या है उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 49 जो है इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे 49 में प्लस 13 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 62। वैसे 62 में अगर प्लस 13 को ऐड करेंगे तो यह 75 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 35 जो है इसमें ऐड करेंगे 13 यह हो जाएगा 48 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर 48 में 13 को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो वैसे ही 92 में दिया गया है सबसे पहले है 66 में अगर हम लोग 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 79 और फिर इसमें 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 92। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2015 यह हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है, इसका मिलान हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है 102वां संविधान संशोधन 2018। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसमें। उसके बाद तीसरा दिया गया है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था। उसके बाद में 106वां संविधान संशोधन 2023। तो इसमें जो है विधायिका में महिला को 1/3 आरक्षण दिया गया था, इसका मिलान जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी सी डी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। देखिए पूछा गया कौन सा काम जो है राइबोसोम का नहीं है। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक होता है जो कि सही है, यह राइबोसोम का काम हो जाएगा। और यह जो है एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है, यह भी सही है। यह सभी हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है। देखिए यह जो है राइबोसोम मुख्य रूप से कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और एंजाइम भी अधिकतर प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए उनके निर्माण में भी सहायक होता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि यह सभी हार्मोनों के निर्माण में सहायक होता है। तो देखिए हार्मोन जो होते हैं यह बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ प्रोटीन आधारित होते हैं जबकि अन्य जो होते हैं लिपिड यानी वसा पर आधारित होते हैं। और राइबोसोम जो होता है केवल प्रोटीन आधारित हार्मोन का निर्माण करता है, इसलिए सभी हार्मोन का निर्माण जो है यह नहीं कर सकता है। तीसरा गलत है। और चौथा है यह मंड यानी स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो यह भी गलत दिया गया है, क्योंकि जो मंड होते हैं मंड अणुओं का निर्माण जो है मुख्य रूप से पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड के द्वारा होता है, न कि राइबोसोम के द्वारा। पूछा गया है कौन सा राइबोसोम का काम नहीं है, तो यहाँ पे 3 और 4 जो है राइबोसोम के काम नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो उसे लाभ कितना होना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67.2% आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी बम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचे मैग्मा को लावा कहा जाता है। और ज्वालामुखी प्रक्रिया के निष्कासित मटर के जो दाने जैसे जो ठोस लावा चट्टान होते हैं उसको लेपिली कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से कौन एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है। तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति को व्यक्त करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने शुरू किया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल का नीति का जो शुरुआत है यह शुरुआत किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और अल्मेडा जो है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। अल्मेडा ने 1509 में दीव के युद्ध में उसने
महमूद बेगड़ा और मिस्र तथा तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसके बाद में राज्य का नाम दिया गया है। पहला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया गया है, इसलिए पहला वाला गलत है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही चूज करना था। दूसरा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नोकरेक जो है मेघालय में है, और शीत मरुस्थल जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, कोल्ड डेजर्ट यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में कुषाण शासक का नाम है और सूची 2 में इसका विशेषता दिया गया है। सबसे पहले है कुजुल कडफिसेस। तो कुजुल कडफिसेस जो है कुषाण वंश की स्थापना किया था। भीम कडफिसेस, जो भीम कडफिसेस है, इसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। कनिष्क, कनिष्क जो है सबसे फेमस है कनिष्क। कनिष्क जो है यह बौद्ध धर्म का संरक्षक रहा था। और उसके बाद है हुबिस्क, जो हुबिस्क है यह भूस्कपुर नगर का स्थापना किया था। तो हमारा आंसर जो है 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी हो जाएगी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भ्रंश घाटी का मतलब होता है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के खिंचाव और अलग होने के कारण निर्मित एक निम्न भूमि क्षेत्र होती है। और भारत में नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी और दामोदर घाटी ये भ्रंश घाटी के उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लाहौर की संधि के साथ में संपन्न हुआ था। तो पहला वाला कथन जो है हमारा सही दिया गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लाहौर की संधि के साथ खत्म हुआ था। इसका कारण आर दिया गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। देखिए यह जो है गलत दिया गया है। आर जो है इसका कारण जो है गलत दिया गया है, इसलिए सिर्फ ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है यह 8 मार्च 1846 को हुआ था। 8 मार्च 1846 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों और सिखों के बीच में लाहौर का संधि संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि प्लस और माइनस आपस में बदल दिया जाए तथा या गुना तथा भागा को आपस में चेंज कर दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसको जब चेंज करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है 153 आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। सूची 1 और 2 का मिलान करेंगे। सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है यह विरंजक का काम करता है, यह विरंजन होता है। बेकिंग सोडा जो होता है यह प्रति अम्ल होता है। धोवन सोडा जो होता है यह कांच का विरंजन होता है। और सोडियम क्लोराइड जो होता है यह H2 और Cl2 का उत्पादन होता है। इसलिए हमारा आंसर जो है यह 3, 4, 1, 2 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तथा इसमें 13 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 15 का वैल्यू बताना है। देखिए साइन थीटा जो होता है यह होता है P/H। तो P/H का मतलब है 1/2, यानी P का मतलब 1 और H का मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग B निकालेंगे तो B आएगा हमारा H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यह हो जाएगा रूट अंडर। तो यहाँ पे हमारा B का जो वैल्यू आएगा, V का वैल्यू हमारा आ जाएगा √3। यहाँ से B का वैल्यू हमारा √3 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं 13 इंटू कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा जो हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा H/P हो जाएगा। देखिए H/P यानी यह हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यह हो जाएगा 13 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है हो जाएगा B/P मतलब √3/1 √3/1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 13 गुना यह हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 15 हो जाएगा। यह हो जाएगा 13 चौका 52, 52 माइनस 9 माइनस 15 हो जाएगा, यानी 52 माइनस 24 हम लोग को घटाना है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यह आ जाएगा 28 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी में है 28। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा
3 जुलाई को ऑफशोर की घटना होती है। देखिए यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि ऑफशोर की जो घटना होती है यह होती है 4 जुलाई को। यह 4 जुलाई को होती है। कथन 1 हमारा गलत है। कारण आर है ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर पर होती है, जो कि सही दिया गया है। यानी यहाँ पे कारण सही है, लेकिन ये जो है गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सही को चूज करना है। सबसे पहले है कि राज्यपाल अपने राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यह सही दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए आर्टिकल जो होता है 217, आर्टिकल 217 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के से परामर्श तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत की जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ऊतक जो है, ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। यह हो जाएगा कोलेनकाइमा। यानी कोलेनकाइमा ऊतक जो होता है, इसमें कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्न चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए सबसे पहले इसमें है 178। तो 178 के बाद में दिया गया है 142। यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस है -36, यानी 36 घटाया गया है। उसके बाद 142 और 117 में जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस है -25 का। उसके बाद में डिफरेंस है -16 का। उसके बाद में -9 का। तो इसके बाद में -4 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यह 6 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे -4 का होना चाहिए, तो -4 करेंगे यानी 92 -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88। तो ऑप्शन डी में है 88। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।